हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के भौतिकी के चैप्टर नंबर 1 का भाग 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इस चैप्टर में वैद्युत से संबंधित सभी तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला स्टेप इसमें आता है वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं? बात किया जाए वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यह गुण जिसके कारण उत्पन्न होता है उसे हम वैद्युत या वैद्युत आवेश कहते हैं, और ऐसी स्थिति में पदार्थों को आवेशित पदार्थ कहते हैं और इस प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। बात किया जाए वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यह गुण जिसके कारण उत्पन्न होता है उसे हम वैद्युत या वैद्युत आवेश कहते हैं, और इस स्थिति में पदार्थों को आवेशित पदार्थ कहते हैं और इस प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। इसको हम दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। बात किया जाए वैद्युत आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र अथवा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं, उसे हम वैद्युत या वैद्युत आवेश कहते हैं। बात किया जाए वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र अथवा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है, उसे हम वैद्युत या वैद्युत आवेश कहते हैं। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, जैसे कंघे को यदि हम सूखे बालों में रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे तिनकों के पास अगर हम लाते हैं तो वह तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को हम वैद्युत या वैद्युत आवेश कहते हैं। अब बात करते हैं वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन आवेश और नंबर 2 ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश दो प्रकार के आवेश होते हैं। दो समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और दो विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे एक तरफ धनावेश और दूसरी तरफ भी धनावेश, तो समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ऋण आवेश आगे भी ऋण आवेश, तब इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यदि विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, एक तरफ धनावेश और एक तरफ ऋण आवेश, तो ये एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। अर्थात आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनावेश और नंबर 2 ऋण आवेश। दो समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा दो विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे कांच की छड़, यदि इसे हम किसी फर से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन फर में चले जाते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ पर धनावेश और फर पर ऋण आवेश आ जाता है। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर ऋण आवेश आ जाता है। बात की जाए वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो पदार्थ आवेशित कैसे होता है। जब दो पदार्थों को हम आपस में रगड़ते हैं तो एक पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं और जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धन आवेश और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर ऋण आवेश आ जाता है। इसी प्रकार से यदि कांच की छड़ को किसी फर से हम
रगड़ते हैं तो उस पर धनावेश, कांच की छड़ पर धनावेश और फर पर ऋण आवेश आ जाता है। अगर कांच की छड़ उनको अगर हम पास पास लाते हैं तो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। क्योंकि ये समान प्रकार के आवेश से आवेशित होते हैं, इसलिए एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। और यदि हम रबड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो रेशम के कुछ इलेक्ट्रॉन रबड़ में आ जाते हैं, जिसके कारण रबड़ ऋण आवेशित हो जाता है और दो समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। रबड़ और रबड़ जो कि ऋण आवेशित हैं, अगर इनको हम पास पास लाते हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और यदि कांच की छड़ जो कि धन आवेशित है और रबड़ जो कि ऋण आवेशित है, अगर इनको हम पास पास लाते हैं तो ये एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, अर्थात दो समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और दो विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। यह होता है हमारा वैद्युत आवेश। अब अगले स्टेप में बात किया जाए तो अगला स्टेप दिया गया इसमें आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। बात किया जाए आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। कोई पदार्थ कब धन आवेशित होता है और कब ऋण आवेशित होता है, किस प्रकार के पदार्थों में धन आवेश होता है और किस पर ऋण आवेश होता है, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। इसके बाद हम अगला स्टेप पढ़ेंगे आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। एक स्टेप बाय स्टेप आपके सभी टॉपिक हम लिखाएंगे और आपकी पूरी नोट्स कंप्लीट करवाई जाएगी। बात किया जाए आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत अर्थात कोई पदार्थ कब आवेशित होता है, कब उस पर धन आवेश आता है और कब उस पर ऋण आवेश आता है। जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर धन आवेश और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर ऋण आवेश आ जाता है। समझान गया। जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर धन आवेश और जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन उस पर जाते हैं तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए, जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब सोडियम आयन हमें प्राप्त होता है। कैल्शियम से जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो कैल्शियम पर दो धन आवेश आ जाता है। एल्युमिनियम से जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, क्योंकि निकल जाते हैं इसलिए माइनस में लिखेंगे। एल्युमिनियम से जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर तीन धन आवेश आ जाता है। जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर धन आवेश और जब इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में जुड़ते हैं तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। जैसे क्लोरीन जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इस पर एक ऋण आवेश आ जाता है। ऑक्सीजन जब इस पर दो इलेक्ट्रॉन
आ जाते हैं तो ऑक्सीजन पर 2 ऋण आवेश आ जाते हैं। तो कहने का मतलब जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर धन आवेश, और जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। यह होता है आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब बात करते हैं मूल कणों की। तो किसी पदार्थ से के मूल कण 3 होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बात किया जाए इस पर किस प्रकार का आवेश होता है। सबसे पहले लिखते हैं प्रोटॉन, एक में लिखते हैं 3 कॉलम बनाएंगे, एक में लिखते हैं मूल कण, दूसरे में लिखते हैं आवेश, इस पर किस प्रकार का आवेश आता है। फिर उसके बाद लिखते हैं इस पर आवेश की मात्रा, इस पर आवेश की मात्रा कितनी होगी और इसका द्रव्यमान कितना होगा। द्रव्यमान, तो 3 प्रकार के मूल कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋण आवेश होता है, इसको लिखते हैं -e, और E का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, जिसका मान प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसका द्रव्यमान लिखते हैं 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं, मतलब आवेश शून्य होता है। इसका भी द्रव्यमान लगभग 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम ये होता है। ये है हमारा आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब बात करते हैं अगले स्टेप में, वैद्युत चालक पदार्थ किसे कहते हैं। वैद्युत चालक, अगला स्टेप आता है वैद्युत चालक, जिसको हम वैद्युत सुचालक भी कहते हैं। वैद्युत चालक या वैद्युत सुचालक कहा जाए, वैद्युत चालक किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें हम वैद्युत चालक या वैद्युत सुचालक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें वैद्युत चालक कहते हैं। जैसे बात किया जाए एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे पृथ्वी, इनमें वैद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। मनुष्य का शरीर, सभी धातुएं आदि, इन सब में वैद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, इसलिए इन्हें हम वैद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। अब बात करते हैं वैद्युत आचालक की। वैद्युत आचालक या वैद्युत कुचालक किसे कहते हैं।
वैद्युत अचालक या वैद्युत कुचालक ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता उन्हें हम वैद्युत अचालक या वैद्युत कुचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता उन्हें वैद्युत अचालक या वैद्युत कुचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता उन्हें हम वैद्युत अचालक या वैद्युत कुचालक कहते हैं। जैसे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ इत्यादि इस प्रकार के जितने भी पदार्थ हैं उन्हें हम कहते हैं वैद्युत अचालक या वैद्युत कुचालक। अब बात करते हैं वैद्युत अर्धचालक की। वैद्युत अर्धचालक कहा जाए, वैद्युत अर्धचालक किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो सामान्यतः वैद्युत के कुचालक होते हैं परंतु उनमें कुछ अशुद्धि मिला देने पर या उनका जलीय विलयन बनाने पर वैद्युत चालक की भांति व्यवहार करते हैं, उन्हें हम वैद्युत अर्धचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो सामान्यतः वैद्युत अचालक होते हैं परंतु उनमें कुछ अशुद्धि मिला देने पर अथवा उनका जलीय विलयन बनाने पर वैद्युत चालक की भांति व्यवहार करते हैं। उन्हें वैद्युत अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन्हें कहते हैं वैद्युत अर्धचालक। ऐसे पदार्थ जो सामान्यतः वैद्युत अचालक होते हैं परंतु उनमें कुछ अशुद्धि मिला देने पर या उनका जलीय विलयन बनाने पर वैद्युत चालक की भांति व्यवहार करते हैं, उन्हें हम वैद्युत अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। अब बात करते हैं अगला स्टेप, स्थिर वैद्युत प्रेरण। बात किया जाए स्थिर वैद्युत प्रेरण किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युत प्रेरण किसी निकटवर्ती आवेशित पदार्थ की उपस्थिति में किसी अनावेशित
पदार्थ में आवेश के पुनर्वितरण की घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। बात किया जाए स्थिर वैद्युत प्रेरण की। स्थिर वैद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, या स्थिर वैद्युत प्रेरण क्या होता है? तो किसी निकटवर्ती आवेशित पदार्थ की उपस्थिति में किसी अनावेशित अर्थात उदासीन पदार्थ में आवेश के पुनर्वितरण की घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। किसी निकटवर्ती आवेशित पदार्थ की उपस्थिति में किसी अनावेशित पदार्थ में आवेश के पुनर्वितरण की घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। किसी निकटवर्ती आवेशित पदार्थ की उपस्थिति में यदि यहां पर एक धन आवेशित पदार्थ लिया गया है और इसी के बगल में बिल्कुल इसके नजदीक एक अनावेशित पदार्थ रखा गया है। अनावेशित पदार्थ या उदासीन पदार्थ, अनावेशित अर्थात उदासीन पदार्थ ये रखा हुआ है। यदि कोई पदार्थ अनावेशित है अर्थात उस पर कोई आवेश नहीं है, या ये कहा जाए कि आवेश का परिमाण शून्य है, या वो उदासीन है, तो कोई पदार्थ उदासीन है तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि उस पर कोई आवेश नहीं है। उस पर आवेश का कुल परिमाण शून्य होता है। हो सकता है धनावेश और ऋणावेश दोनों का संख्या आपस में बराबर हो। जैसे कि यहाँ एक अनावेशित पदार्थ है तो इस पर धनावेश और ऋणावेश की संख्या दोनों आपस में बराबर है। और जब इसके नजदीक कोई एक आवेशित पदार्थ लाते हैं, धन आवेशित पदार्थ, जब किसी अनावेशित पदार्थ के निकट कोई धन आवेशित पदार्थ लाते हैं तो इसके सभी ऋण इलेक्ट्रॉन एक ओर खिंचाते हैं, क्योंकि दो विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण और दो समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जब इसके पास हम धन आवेश लाते हैं तो इसके सभी इलेक्ट्रॉनों को यह अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यह ऋण इलेक्ट्रॉनों को, ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और इसके सभी धन आवेश पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण इसके सभी ऋण आवेश एक तरफ आ जाते हैं और धन आवेश दूसरी ओर चले जाते हैं। तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण। बात किया जाए स्थिर वैद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, तो किसी निकटवर्ती आवेशित पदार्थ की उपस्थिति में, यह है निकटवर्ती
किसी निकटवर्ती आवेशित पदार्थ की उपस्थिति में किसी अनावेशित पदार्थ में आवेश के पुनर्वितरण की घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। निकटवर्ती आवेशित पदार्थ की उपस्थिति में किसी अनावेशित पदार्थ में आवेश के पुनर्वितरण की घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। क्योंकि इस अनावेशित पदार्थ के पास जब हम धन आवेश लाते हैं तो इसके सभी ऋण आवेशों को अपनी ओर आकर्षित करता है और सभी धन आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण इसके सभी ऋण आवेश एक किनारे पर और धन आवेश दूसरे किनारे पर चले जाते हैं। तो आवेश के इस पुनर्वितरण की घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। यह होता है हमारा स्थिर वैद्युत प्रेरण। अब बात करते हैं अगले स्टेप की। वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि। अगला स्टेप आता है वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि। वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। यह किस प्रकार की राशि है? व्युत्पन्न राशि है अथवा मूल राशि है, सदिश है अथवा अदिश है, इसका मात्रक क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, अब इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि, और हम जानते हैं भौतिक विज्ञान में कुल 7 मूल राशियां मानी गई हैं। भौतिक विज्ञान में कुल 7 मूल राशियां मानी गई हैं। लंबाई या दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा, कुल 7 मूल राशियां होती हैं। लंबाई या दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, पदार्थ की आणविक मात्रा और ज्योति तीव्रता, कुल 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। मतलब वैद्युत आवेश को एक व्युत्पन्न राशि माना गया है और वैद्युत धारा उसे हम एक मूल राशि मानते हैं। इसका आंसर लिखते हैं भौतिक विज्ञान में वैद्युत धारा को एक मूल राशि और वैद्युत आवेश को एक व्युत्पन्न राशि माना गया है। वैद्युत आवेश को एक व्युत्पन्न राशि माना गया है। बात किया जाए वैद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, तो किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। सूत्र हम जानते हैं, किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अर्थात वैद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश और बटे में समय। वैद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत आवेश को Q से और समय को हम T से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q बटे T। अगर बटे T इधर ले जाएंगे तो गुणा में T, अर्थात IT बराबर होगा Q। अच्छा कह लीजिए Q बराबर I गुणे T, अर्थात वैद्युत आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणा में समय। वैद्युत आवेश बराबर
वैद्युत धारा और गुणा में समय, यह होता है वैद्युत आवेश का सूत्र। अब बात किया जाए वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत आवेश का मात्रक बराबर वैद्युत धारा का मात्रक गुणा में समय का मात्रक। वैद्युत धारा का मात्रक और गुणा समय का मात्रक। बात किया जाए वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत धारा का मात्रक लिखते हैं एम्पियर और समय का मात्रक सेकेंड। इसीलिए वैद्युत आवेश का यह SI मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। वैद्युत आवेश का SI मात्रक बराबर एम्पियर सेकेंड, जिसको हम कूलाम भी कहते हैं। तो वैद्युत आवेश का SI मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलाम होता है, जबकि 1 एम्पियर सेकेंड बराबर 1 कूलाम। बात करते हैं और इसके आगे हम इसका SI मात्रक या MKS मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलाम होता है। पूछा जाए इसका CGS मात्रक क्या होता है। वैद्युत आवेश का CGS मात्रक, इसका CGS मात्रक लिखते हैं स्टेट कूलाम। इसका CGS मात्रक स्टेट कूलाम, जिसको हम शॉर्ट में ESU भी कहते हैं। ESU ये होता है वैद्युत आवेश का CGS मात्रक स्टेट कूलाम या ESU। अब कहा जाए इन सबका संबंध क्या होता है। एम्पियर सेकेंड, कूलाम, ESU, इसका एक मात्रक और भी होता है, इसे कहते हैं EMU। अब इन सबका संबंध क्या होता है यह हम पता करते हैं। जबकि 1 एम्पियर सेकेंड बराबर होता है 1 कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम या ESU बराबर 1/10 EMU। ये होता है इन सबका संबंध का सूत्र। 1 एम्पियर सेकेंड बराबर 1 कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU बराबर 1/10 EMU। अगर कूलाम और EMU का संबंध चाहिए तो 1 EMU बराबर होता है 10 कूलाम। 1 EMU बराबर होता है 10 कूलाम। ये होता है इसका मात्रक। अब बात करते हैं वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है अथवा सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। तो इसके और भी मात्रक हैं, उन्हें भी हम लिख सकते हैं। पूछा जाए वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बताइए। वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, इसका सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। और वैद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक वैद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक लिखते हैं फ्रैंकलिन। यह होता है वैद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक। इस प्रकार से इसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। और पूछा जाए इसका विमीय सूत्र क्या होता है।
वैद्युत आवेश की विमा क्या होती है? तो वैद्युत आवेश का सूत्र है वैद्युत धारा गुणा में समय। तो इसी सूत्र से हमने मात्रक ज्ञात किया है और इसी सूत्र से हम इसका विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वैद्युत आवेश की विमा बराबर वैद्युत धारा की विमा और गुणा में समय की विमा बराबर वैद्युत धारा की विमा गुणा में समय की विमा। वैद्युत धारा का भी सूत्र लिखते हैं कैपिटल ए और समय का भी सूत्र लिखते हैं कैपिटल टी, इसीलिए इसका भी सूत्र लिखते हैं ए टी या टी है, चाहे कह लीजिए ए टी या टी है। यह होता है वैद्युत आवेश की विमा। वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र हम लिखते हैं ए टी अथवा टी है, चाहे कह लीजिए ए टी या टी है। ये बन जाएगा इसका विमीय सूत्र। इस प्रकार से इसका हम विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप आता है वैद्युत आवेश के गुण। वैद्युत आवेश के और कौन कौन से गुण होते हैं उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। वैद्युत आवेश के गुण, उसके पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये आपकी कंप्लीट नोट्स बनेगी और इसी प्रकार से नोट्स आपको एग्जाम में भी लिखना है। जितना आपको आवश्यकता होगी, आंसर एग्जाम में सिर्फ उतना ही लिखते हैं। केवल मात्रक पूछा जाए इसका वैद्युत आवेश का तो केवल मात्रक बताएंगे, विमा पूछा जाए तो केवल विमा बताएंगे। वैद्युत आवेश किस प्रकार की राशि है, मूल राशि या व्युत्पन्न राशि, बताएंगे वैद्युत आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, जबकि वैद्युत धारा को एक मूल राशि माना गया है। पूछा जाए वैद्युत धारा का सूत्र बताइए, वैद्युत धारा का सूत्र है आई बराबर क्यू बटे टी। अब इसके बाद पता करते हैं वैद्युत आवेश के गुण। आवेश के गुण क्या क्या होते हैं? नंबर 1, किसी पदार्थ के आवेशित होने का मूल प्रमाण प्रतिकर्षण बल होता है, आकर्षण बिल्कुल नहीं। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो द्रव्यमान युक्त कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। अगर दो पदार्थों में अपना कुछ द्रव्यमान है तो उनके बीच आकर्षण बल भी कार्य करता है, लेकिन आवेशित होने का प्रमाण मूल प्रमाण प्रतिकर्षण बल होता है, आकर्षण कभी नहीं। नंबर 1, किसी पदार्थ के आवेशित होने का मूल प्रमाण प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण नहीं। ये हमारा पहला गुण। किसी पदार्थ के आवेशित होने का मूल प्रमाण प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण नहीं। नंबर 2, किसी पदार्थ में आवेश की कुल मात्रा उसमें उपस्थित धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। किसी पदार्थ में
आवेश की कुल मात्रा उसमें उपस्थित धन और ऋण उसमें उपस्थित धन और ऋण आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। किसी पदार्थ में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा उसमें उपस्थित धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। जैसे यदि कोई एक ये पदार्थ है, इस पर +5e -7e और +2e आवेश उपस्थित है, तब कहा जाए इसमें आवेश का कुल परिमाण कितना होगा। इस पदार्थ में आवेश का कुल परिमाण इसके अंदर उपस्थित धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। अर्थात प्लस का 5e -7e और +2e, इन सबको हम हल करेंगे तो +5e और +2e बन गया 7e -7e, घट करके बचा केवल 0, अर्थात ये पदार्थ हमारा उदासीन है। इसमें आवेश का कुल परिमाण 0 होगा। अब होगा नंबर 3, इसको हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत या आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल आवेश को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत या आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत या आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। यह है हमारा वैद्युत आवेश के मूल गुण। अब बात करते हैं अगले स्टेप की। आवेश का क्वांटम सिद्धांत। अगला स्टेप आता है कि आवेश का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है।
आवेश का क्वांटम सिद्धांत किसे कहते हैं? तो किसी भी पदार्थ में आवेश की मात्रा, किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे हम आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी भी पदार्थ में आवेश की मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब बात करते हैं मूल आवेश किसे कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। यदि किसी पदार्थ में n इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, किसी पदार्थ में n इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो उस पदार्थ का आवेश, उस पदार्थ का कुल आवेश होता है Q बराबर NE। यदि किसी पदार्थ में n इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उस पदार्थ का आवेश होता है Q बराबर NE। पूछेगा Q क्या है? तो Q है पदार्थ का कुल आवेश, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसको हम मूल आवेश भी कहते हैं। मूल आवेश, तो हमारा सूत्र होता है Q बराबर NE। अब बात करते हैं मूल आवेश की। मूल आवेश किसे कहते हैं? मूल आवेश क्या होता है? बात किया जाए मूल आवेश किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ में न्यूनतम आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ में आवेश की न्यूनतम मात्रा को आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। इसका मान एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है।
इसका मान एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश मूल आवेश बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसको हम लिखते हैं माइनस ई से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमेशा ऋणात्मक होता है। माइनस का 1.6 गुणा में 10 की पावर -19 कूलाम, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। इस प्रकार से हम इन स्टेपों का विशेष रूप से हम अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद अगले स्टेप में आपको पढ़ना है कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम के नियम का सूत्र, निर्वात की वैद्युतशीलता, उसका मात्रक और विमीय सूत्र, तो इन सब का हम अध्ययन अगले वीडियो में करते हैं, शेष मिलेंगे बाद में। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो पर यदि नए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखें।